good evening to all of you. To crack UPSC and UPPCS, welcome to the Grandmaster 360. Myself Richa, and today we will cover the part 4 of the topic Buddhism from the ancient history. देखिए बच्चों, लास्ट सेशन में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 61 तक कंप्लीट किया था, जहां हम लोगों ने देखा था कि क्रिप्टो बुद्धिस्ट किसे कहा जाता है, किसे कहा जाता है। आदि शंकराचार्य को हम क्रिप्टो बुद्धिस्ट कहते हैं। चलिए आज जो है हम रिमेनिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी बुद्धिज्म से जुड़े हुए हैं उन्हें कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं क्या लिखा हुआ है। देखिए, त्रिपिटक पूछ रहा है कि ये त्रिपिटक क्या है। तो भगवान बुद्ध की जो प्रीचिंग्स थी उनके कलेक्शन को हम त्रिपिटक कहते हैं। व्हाट इज त्रिपिटक? ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये यूपीएससी के लिए भी, उसके साथ साथ यूपीपीसीएस के लिए एंड अदर स्टेट पीसीएस एग्जाम्स के लिए। इनिशियली ही आप लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग पेन और कॉपी लेकर के ज़रूर बैठिएगा, ताकि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम यहाँ पर नोट डाउन करते हुए चलिए हम देखते हैं इसका क्या सही आंसर है। व्हाट इज त्रिपिटक? कलेक्शन ऑफ द प्रीचिंग्स ऑफ बुद्धा कॉल्ड एज अ त्रिपिटक। चलिए इसके एक्सप्लेनेशन को हम देखते हैं। देखिए, लास्ट सेशन में मैंने कहा था कि रिमेनिंग जो जिस्ट है वो हम क्वेश्चन आंसर के साथ ही कंप्लीट करते हुए चलेंगे। तो जिस्ट में हम लोग ने त्रिपिटक के बारे में नहीं पढ़ा था। चलिए यहाँ देख लेते हैं आखिर त्रिपिटक क्या है। सुत्ता पिटक हम लोगों को पढ़ना है, देन विनय पिटक पढ़ना है, देन अभिधम पिटक पढ़ना है। देखिए त्रिपिटक क्या है। इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट होली बुक ऑफ बुद्धिज्म। बुद्ध धर्म का जो है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट धार्मिक बुक है ये त्रिपिटक। इस त्रिपिटक को जो 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, जिसे हम कहते हैं सुत्त पिटक, देन विनय पिटक, उसके बाद जो है अभिधम पिटक। ये जो है सुत्त पिटक का मतलब क्या है? जहाँ पे जो है जिसमें भगवान बुद्ध की द्वारा जो दी गई उपदेश थे, जो सरमन्स थे, जो उनकी टीचिंग्स थी, उनके कलेक्शन, उस कलेक्शन को जो है इसमें रखा गया है सुत्ता पिटक में। विनय पिटक की हम बात करते हैं, द कलेक्शन ऑफ द रूल्स गवर्निंग द संघ एंड मॉन्क्स। देखिए, संघ को चलाने के लिए जो भी नियम कानून थे उन सबों को जो है इस विनय पिटक में मेंशन किया गया है। एंड मॉन्क्स के लिए भी जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बताए गए थे भगवान बुद्ध के द्वारा, उन सबको जो है विनय पिटक में मेंशन किया गया है। अभिधम पिटक की हम बात करते हैं, विच डील्स विद द फिलॉसफी ऑफ द बुद्धिज्म की फिलॉसफी को जो है फिलॉसफी के बारे में अभिधम पिटक में बताया गया है। तो हम लोगों ने देख लिया त्रिपिटक में जो सुत्त पिटक, विनय पिटक एंड अभिधम पिटक। सुत्त पिटक में क्या थे? सरमन्स एंड टीचिंग्स ऑफ बुद्ध। एंड विनय पिटक की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे कलेक्शन ऑफ द रूल्स गवर्निंग संघ एंड मॉन्क्स। एंड अभिधम पिटक की बात करते हैं, ये डील कर रहा है फिलॉसफी ऑफ द बुद्धिज्म। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 की तरफ हम मूव करते हैं। अब तो ये चीज़ आप लोग को पता चल गया है कि त्रिपिटक जो है बुद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है। तो अगला क्वेश्चन जो है इसी पे बेस है, क्वेश्चन नंबर 63। त्रिपिटक्स आर द सेक्रेड बुक्स ऑफ क्या? जैन, हिंदूज, पारसीज या फिर बुद्धिज्म। ध्यान रखिएगा, बुद्ध धर्म से जुड़ी हुई ये किताब है त्रिपिटक, जहाँ पे हम लोगों ने देखा सुत्त पिटक, विनय पिटक एंड अभिधम पिटक। चलिए बच्चों, डी वाला ऑप्शन आप सभी लोग को पता चल गया कि त्रिपिटक जो है सेक्रेड बुक है, किस रिलीजन से जुड़ा हुआ? बुद्धिज्म से जुड़ा हुआ। अगले क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 देख सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 64 भी जो है त्रिपिटक से ही जुड़ा हुआ है, इसलिए फटाफट जो है हम सभी चीज़ों को कंप्लीट कर देंगे। आप कह सकते हैं हर क्वेश्चन को जो है फटाफट हम देखते हुए चलेंगे। त्रिपिटक टेक्स्ट आर रिलेटेड टू विच रिलीजन? क्या मुझे अभी बताना पड़ेगा कि किस धर्म से जुड़ा हुआ है? नहीं, ये बुद्धिज्म से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ। क्वेश्चन नंबर 65 जो है, क्वेश्चन नंबर 65 इज ऑल्सो रिलेटेड टू द त्रिपिटक। अब आप सभी लोगों को पता चल गया होगा कि त्रिपिटक में जो हम लोगों ने अभी पढ़ा था सुत्त पिटक, विनय पिटक एंड अभिधम पिटक। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। त्रिपिटक इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग? जैन, बुद्धिस्ट, सिख्स एंड हिंदूज। तो आप सभी लोगों को पता है, आप लोग मेरे स्टूडेंट हैं, आप लोगों को अब तक याद हो गया होगा कि त्रिपिटक जो है बुद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है हमारे सामने। विच ऑफ द फॉलोइंग बुद्धिस्ट टेक्स्ट कंटेन्स द रूल्स ऑफ मोनेस्टिक लाइफ? अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था? थोड़ी देर पहले हम लोगों ने
त्रिपिटक के बारे में पढ़ा था, जहाँ सुत्त पिटक, विनय पिटक एंड अभिधम पिटक के बारे में पढ़ा था। वहाँ एक चीज हम लोगों ने देखा था, कलेक्शन ऑफ रूल्स एंड रूल्स गवर्निंग द संघ एंड मॉन्क्स, ये जो है किसमें है बच्चों, विनय पिटक में। और अभिधम पिटक की अगर हम बात करते हैं तो इसमें जो फिलॉसफी है बुद्ध धर्म की, उसके बाद एक और हम लोगों ने पढ़ा था सुत्त पिटक की, हम बात कर रहे थे। सुत्त पिटक में जो है सरमन्स हैं, टीचिंग्स हैं बुद्ध धर्म से जुड़े हुए। तो 66 का आंसर क्या होगा, प्लीज आप लोग मुझे चैट बॉक्स में रिस्पॉन्स कीजिए। अब तक तो आप सभी बच्चों को याद भी हो गया होगा कि 66 का क्या आंसर होगा, विनय पिटक। विनय पिटक में जो है मोनेस्टिक लाइफ, मॉन्क्स के लिए जो है रूल्स वगैरह, रूल्स मेंशन किए गए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग बुद्धिस्ट लिटरेचर कंटेन्स द बुद्धा सरमन ऑन मैटर्स ऑफ एथिक्स एंड डॉक्ट्राइन। भगवान बुद्ध के द्वारा जो दिए गए उपदेश थे वो जो है सुत्त पिटक में है। ये भी आप लोगों को पता है, तो डी वाला ऑप्शन हमारा सही है, सुत्त पिटक। चलिए देखते हैं इस एक्सप्लेनेशन में क्या लिखा हुआ है सुत्त पिटक के बारे में। सुत्त पिटक, which is also called a Sutra Pitak in Sanskrit, is an extensive body of text constituting the basic doctrinal section of the Buddhist canon। ध्यान रखिएगा, इसमें भगवान बुद्ध के द्वारा जो दिए गए उपदेश थे, जो टीचिंग्स थी, उसको मेंशन किया गया सुत्त पिटक में। One of the part of Sutta Pitak known as दीघ निकाय is a collection 34। आप ध्यान रखिएगा, दीघ निकाय में जो है, इसके बारे में जब हम बुद्धिज्म से जुड़ा हुआ थ्योरेटिकल पार्ट कंप्लीट करेंगे, वहां पे आपको देखने को मिलेगा कि दीघ निकाय क्या है। कलेक्शन 34 लॉन्ग सुत्तास की, इंक्लूडिंग डॉक्ट्राइनल एक्सपोजिशन, लीजेंस एंड मोरल रूल्स। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यमक बिलोंग्स टू द बुद्धिस्ट पिटक। अब देखिए क्या कह रहा है, यमक जो है बुद्ध धर्म से जुड़े हुए किस पिटक से बिलोंग कर रहा है, सुत्त पिटक से, विनय पिटक से, या फिर जो है अभिधम पिटक से बिलोंग कर रहा है। तो ध्यान रखिएगा बच्चों, यमक जो है अभिधम पिटक से बिलोंग कर रहा है। या ये हम लोगों ने क्या पढ़ा था अभिधम पिटक में, अभिधम सुत्त पिटक की अगर हम लोगों ने बात की थी तो वहां पे सरमन्स थी, टीचिंग्स थी। विनय पिटक की हम लोगों ने बात की थी तो जो संघ थे, जो मॉन्क्स थे, उनके लिए रूल्स वगैरह बताए गए थे। अभिधम पिटक की हम लोगों ने बात की थी तो वहां पे बुद्ध धर्म से जुड़ी हुई फिलॉसफी के बारे में बताया गया था, फिलोसफिकल एक्सपोजिशन ऑफ द धम्मा की बात की गई थी। अभिधम पिटक में जो है 7 बुक्स हैं, ध्यान रखिएगा 7 बुक्स हैं अभिधम पिटक में। वो कौन कौन से हैं, यमक है एक, दूसरा है बच्चों पठान, देखिए पठन, तीसरा है कथवथु, चौथा है पुगला पन्नति, पांचवा है धातु कथा, छठवां है विभंग एंड सातवां है बच्चों धम्म संगनी। तो 7 बुक्स हैं इस अभिधम पिटक में, उसमें एक जो है यमक, इस यमक जो है वो अभिधम पिटक से ही बिलोंग करता है। इसके एक्सप्लेनेशन को जो है एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बहुत सारे बच्चों को शायद इसके बारे में, अभिधम पिटक के इन 7 बुक्स के नेम्स के बारे में नहीं पता होगा, और हो सकता हो आप लोगों ने अभी इसको कॉपी में नोटेड डाउन भी नहीं किया होगा। अभिधम पिटक से जुड़े हुए इन 7 बुक्स को आप नोटेड डाउन कर लीजिए। यमक, पठन, देन कथवथु, उसके बाद पुगला पनत्ती, देन धातु कथा, उसका विभंग, लास्ट 7th जो है धम्म संगनी। चलिए क्वेश्चन नंबर 69 की तरफ हम मूव करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69 में क्या लिखा हुआ बच्चों। In ancient Indian Buddhist monasteries, a ceremony called Pavaran used to be held. It was, ये पूछ रहा है ये पवरन है क्या बच्चों, confession by monks of their offenses committed during their stay in the monasteries during the rainy season। तो ध्यान रखिए रेनी सीजन में जब ये मोनास्ट्रीज में ये मॉन्क्स रुकते हैं, उस समय इनके द्वारा किसी प्रकार से कोई ऑफेंस अगर कमिट हो जाता है तो उसी की कन्फेशन, उसका जब ये कन्फेशन करते हैं उसी को पवरन कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, दैट इज कॉल्ड एज अ पवरन। याद कर लीजिए आप लोग, अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके लिए आप लोग को टेंशन मत लीजिएगा, बिकॉज जब हम थियोरेटिकल पार्ट कवर करेंगे वहाँ पे सभी पॉइंट्स, सभी टेक्निकल टर्म्स के बारे में आप लोगों को बताया जाएगा। सिंस यहाँ पे हम PYQs कर रहे हैं घटना चक्र से, तो हर चीज़ यहाँ पे बताना पॉसिबल नहीं है। ड्यूरिंग 4 months ऑफ द रेनी सीजन द डिसिपल्स ऑफ बुद्धा लाइव
लिव इन बुद्ध महाविहार। तो ध्यान रखिए जो 4 मंथ का जो रेनी सीजन होता है वहां पे जो फॉलोवर्स थे बुद्ध के वो बुद्ध महाविहार में रह रहे थे। इस समय दे स्टॉप प्रीचिंग देयर रिलीजन। तो ध्यान रखिए ये जो रेनी सीजन में जब यहाँ बुद्ध महाविहार में ये लोग रहते हैं उस समय अपने धर्म के बारे में जो है प्रीचिंग्स जो करते थे उसको करना ये रोक देते हैं। आफ्टर द रेनी सीजन दे अगेन स्टार्ट प्रीचिंग विद अ वेलकमिंग सेरेमनी कॉल्ड पवरन। इन दिस सेरेमनी द मॉन्क्स कन्फेस देयर ऑफेंसेस एंड डिस्कस फ्यूचर प्लान। ध्यान रखिए यहाँ पे जो ये पवरन है इस सेरेमनी में जो है जो मॉन्क्स हैं वो अपने ऑफेंसेस को जो कमिट कर हो जाता है इनसे जब ये मोनेस्ट्रीज में रह रहे होते हैं तो उसके लिए आप कह सकते हैं उसके लिए कन्फेस करते हैं। प्लस उसके साथ साथ जो है क्या फ्यूचर में प्लानिंग करना है वहाँ उसके बारे में वो डिस्कशन होता है। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए क्या कह रहा है। अशोक राम मोनेस्ट्री कहाँ है? ये पाटलिपुत्र में। आप लोग याद कर लीजिए यूपीपीसीएस मेंस 2015 का है, रिपीट हो सकता है क्वेश्चन। ये जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट है महावंश द मॉडर्न रूलर अशोक बिल्ट अशोका राम विहार इन पाटलिपुत्र अंडर द सुपरविजन ऑफ मॉक नेम इंद्रगुप्त। अब ध्यान रखिए यहाँ पे इंद्रगुप्त का नाम याद कर लीजिए। क्वेश्चन एक बन सकता है कि अशोका के समय में जो अशोका राम विहार पाटलिपुत्र में बनवाया गया था ये किसके सुपरविजन में बनवाया जाता है? तो ध्यान रखिएगा इंद्रगुप्त के सुपरविजन में इस अशोक राम विहार को पाटलिपुत्र में बनवाया जाता है अशोका के पीरियड में। ये हमें कहाँ से पता चलता है? बुद्धिस्ट टेक्स्ट महावंश से पता चलता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 71 वेयर इज द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड विश्व शांति स्तूपा लोकेटेड इन द बिहार। तो देखिए क्या कह रहा है बिहार में जो है कहाँ पे सबसे ऊंचा विश्व शांति स्तूप जो है लोकेटेड है? तो राजगीर यानी कि जिसे हम राजगृह के नाम से भी जानते हैं राजगीर में जो है ये विश्व शांति स्तूप लोकेटेड है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं बच्चों क्या लिखा हुआ है। द विश्व शांति स्तूपा और द वर्ल्ड पीस पगोडा, इसको याद कर लीजिएगा 400 मीटर हाइट है इसका, सिचुएटेड ऑन द हिल्स ऑफ राजगीर इन बिहार, इज द हाईएस्ट विश्व शांति स्तूप इन द वर्ल्ड। तो कहाँ है बच्चों ये विश्व शांति स्तूप जो है वर्ल्ड का? ये राजगीर में, जिसकी हाइट जो है 400 मीटर है, जो कि राजगीर की पहाड़ियों में बनाया गया है बिहार में। चलिए क्वेश्चन नंबर 72 की तरफ हम मूव करते हैं। द जाइंट बुद्ध स्टैचू ऑफ 80 फीट एट बोध गया वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय। तो देखिए क्या लिखा हुआ है। भगवान बुद्ध की 80 फीट ऊंची प्रतिमा बोध गया में जो बनाई गई है वो किसके द्वारा बनाई गई थी? जापानीज के द्वारा बनवाई गई थी बच्चों। चलिए इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। अगर आप लोग को स्क्रीनशॉट लेना आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। द जाइंट बुद्ध स्टैचू इन बोध गया बिहार इज 80 फीट हाई। इट इज इन मेडिटेशन पोस्चर और ध्यान मुद्रा। ध्यान रखिएगा ये जो 80 फीट की जो है बोध गया बिहार में भगवान बुद्ध की मूर्ति बनाई गई है वो ध्यान मुद्रा में बनाई गई है। जहाँ भी इस ध्यान मुद्रा को नोट कर लीजिएगा यूपीएससी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वेयर बुद्ध इज सीटेड ऑन अ लोटस इन द ओपन एयर। ध्यान देखिए यहाँ पे जो ये स्टैचू बनाई गई है 80 फीट की, यहाँ पे जो है ओपन एयर में लोटस पे जो है भगवान बुद्ध जो है बैठे हुए। इट टुक 7 years टू कंप्लीट एंड इज मेड ऑफ सैंडस्टोन ब्लॉक्स। ये भी इम्पॉर्टेंट है कि बोध गया में 80 फीट की जो भगवान बुद्ध की लोटस पे बैठी हुई ध्यान मुद्रा में स्टैचू बनाई गई है वो किससे बनाई गई है? मेड अप ऑफ द सैंडस्टोन ब्लॉक्स एंड रेड ग्रेनाइट। सैंडस्टोन ब्लॉक्स एंड रेड ग्रेनाइट याद कर लीजिएगा। दिस स्टैचू वॉज बिल्ट विद द हेल्प ऑफ दैजोक्यो सेक्ट ऑफ जापान। ये भी इंपॉर्टेंट है दैजोक्यो सेक्ट ऑफ जापान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग। वेयर, जस्ट वेट अ फ्यू सेकेंड्स। वेयर द वर्ड स्तूपा हैज बीन यूज फॉर द फर्स्ट टाइम। तो देखिए क्या कह रहा, सबसे पहले जो ये स्तूप शब्द कहाँ पे इस्तेमाल किया गया? क्या ऋग्वेद में, जातक कथा में, अर्थशास्त्र में, अष्टाध्यायी में, नन ऑफ दिस। तो फिर देखिए इसका आंसर सही क्या है? ऋग्वेद में सबसे पहली बार जो है स्तूप शब्द का इस्तेमाल किया गया। चलिए हम देखते हैं इसके एक्सप्लेनेशन को।
द वर्ड स्तूपा हैज बीन यूज फॉर द फर्स्ट टाइम इन ऋग्वेद। इसको याद कर, सबसे पहली चीज तो इसको आप लोग याद कर लीजिए। देखिए छत्तीसगढ़ पीसीएस का ये क्वेश्चन है, हो सकता है यूपी पीसीएस में भी आ जाए और या फिर जो है यूपीएससी में भी ये क्वेश्चन आ जाए। तो क्वेश्चन हमारे सामने क्या लिखा हुआ है कि जो वर्ड जो शब्द स्तूप है ये सबसे पहली बार जो है बच्चों ऋग्वेद में मेंशन किया गया है। इन ऋग्वेद टेक्स्ट स्तूपा मीन्स ट्री स्टेम। तो ध्यान रखिए ऋग्वेद में जो इस स्तूप का मतलब क्या होता है, ट्री स्टेम। ऋग्वेद refers to stupa raised by the king Varun above the forest in a place having no foundation. Anything that is raised on the ground like heap pile might have been known as stupa. तो देखिए ऋग्वेद में जो स्तूपा के बारे में क्या मेंशन किया गया कि इट वाज रेज्ड बाय द किंग वरुण, राजा वरुण के द्वारा जो है बनवाया गया था। अबव द फॉरेस्ट इन अ प्लेस हैविंग नो फाउंडेशन, जंगल में बनवाया गया था जहाँ पे कोई भी उसकी फाउंडेशन है, जहाँ पे कोई फाउंडेशन नहीं था। एनीथिंग दैट इज रेज्ड ऑन द ग्राउंड लाइक हीप पाइल माइट हैव बीन नोन एज स्तूपा। होप सो ये पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते, क्वेश्चन नंबर 74 की तरफ। द स्तूपा साइट विच इज नॉट कनेक्टेड विद एनी इंसिडेंट ऑफ लॉर्ड बुद्धास लाइफ। अब ध्यान रखिए क्या कह रहा है, भगवान बुद्ध के जीवन से कोई किस स्तूप, जैसे सारनाथ ऑप्शन में, सांची है, बोध गया है, कुशीनारा है, इनमें से कौन सा जो है स्तूपा साइट कहाँ पे जो है, कहाँ के स्तूप के बारे में पूछ रहा है कि वो भगवान बुद्ध के जीवन से नहीं जुड़ा हुआ है। क्या सारनाथ, सांची, बोध गया या फिर कुशीनगर की हम बात करें, कुशीनारा जो लिखा हुआ है या आप कह सकते हैं कुशीनगर। अब ध्यान रखें बोध गया की अगर बात करते हैं तो आप सभी लोगों को पता है भगवान बुद्ध को एनलाइटमेंट की प्राप्ति यही बोध गया में हुई थी। वहीं जब हम सारनाथ की बात करते हैं, सारनाथ में जो है धर्म चक्र परिवर्तन भगवान बुद्ध को प्राप्त, धर्म चक्र परिवर्तन जो है भगवान बुद्ध का सारनाथ से ही जुड़ा हुआ है, जहाँ पे आप कह सकते हैं भगवान बुद्ध ने उपदेश दिया था। वहीं कुशीनारा या फिर जिसे आप कुशीनगर भी कहते हैं, भगवान बुद्ध की मृत्यु यानी कि महापरिनिर्वाण भगवान बुद्ध को यहीं भी प्राप्त हुआ था। जब हम सांची स्तूप की बात करते हैं तो भगवान बुद्ध के जीवन से जुड़ी हुई कोई भी घटना इस सांची स्तूप से नहीं जुड़ी हुई है। तो बी वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। चलिए अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 75 की तरफ हम मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 देखिए बच्चों क्या लिखा हुआ है, इट वॉज ऑल्सो एंशियंट नेम ऑफ वर्ल्ड फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन ऑफ सांची। अब देखिए क्या कह रहा है कि इसमें से ककनाम लिखा हुआ है, वेत्रवती लिखा हुआ है, बेस नगरी, देन दाशपुरा, ये चार नाम आपको देखने को मिल रहे हैं। इनमें से पूछ रहा है कि वो कौन सा नाम है जो वर्ल्ड फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन है सांची में। तो यहाँ पे बच्चों हम ककनाम की बात कर रहे हैं, ए वाला ऑप्शन हमारा सही है, ककनाम। चलिए मूव करते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 76 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 77 हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 76 जो है डिस्प्यूटेड है। अब हम मूव करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 77 की तरफ। वेयर वर्ड इज अनस्टेबल एंड ट्रांजेंट। आखिर ये पूछ रहा है कि ये किस से जुड़ा हुआ है, बुद्धिज्म से जुड़ा हुआ है, जैनिज्म से जुड़ा हुआ है, गीता से जुड़ा हुआ है या फिर वेदांत से जुड़ा हुआ है। वर्ड इज अनस्टेबल एंड ट्रांजेंट, तो यहाँ पे बच्चों हम बुद्धिज्म की बात कर रहे हैं। वर्ड इज अनस्टेबल एंड ट्रांजेंट के जो है बुद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है। चलिए देखते हैं इसके एक्सप्लेनेशन को।
Impermanence, also called as anitya, is one of the essential doctrine and a part of 3 marks of existence in Buddhism. ध्यान रखिएगा, हम जो बोल रहे हैं यहाँ पे जो स्टेटमेंट हम लोगों ने देखा कि वर्ड इज अनस्टेबल एंड ट्रांजिएंट, ये जो है बौद्ध धर्म से ही जुड़ा हुआ है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, कौन जो है न्यू बुद्धिज्म को एडवोकेट कर रहा है? हु एडवोकेटेड न्यू बुद्धिज्म? तो यहाँ पे हम अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर जी की बात कर रहे हैं, यानी कि बी आर अंबेडकर जी एडवोकेटेड न्यू बुद्धिज्म, नव्यन या फिर न्यू बुद्धिज्म। इसका मतलब क्या है? न्यू व्हीकल। देखिए हम लोगों ने जो है कल हीनयान, महायान, लेसर व्हीकल और ग्रेट व्हीकल के बारे में पढ़ा था। हम लोगों ने देखा था कि किस प्रकार से हीनयान और महायान में जो है एक जगह जहां भगवान बुद्ध को जो है ग्रेट मैन माना जा रहा है, दूसरी जगह जो है भगवान बुद्ध की मूर्ति बना करके पूजा की जा रही है, उन्हें गॉड की जगह दे दिया गया है, भगवान का स्थान दे दिया गया है। अब हम यहाँ न्यू बुद्धिज्म की बात कर रहे हैं, जिसे हम न्यू व्हीकल भी कहते हैं, एंड रिफर्स टू द री इंटरप्रिटेशन ऑफ बुद्धिज्म बाय बी आर अम्बेडकर। अब देखिए भीमराव अम्बेडकर जी ने न्यू बुद्धिज्म में री इंटरप्रेट किया है बुद्ध धर्म को। नव्यन रिजेक्ट्स प्रैक्टिसेस पर precepts such as renouncing monk and monasticism, कर्मा, रीबर्थ आफ्टर लाइफ, संसारा, मेडिटेशन। आप देख सकते हैं किस प्रकार से जो है भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा, यानी कि जिन्होंने जो न्यू बुद्धिज्म की बात की, यानी कि नव्यन की बात की, उन्होंने किस प्रकार से जो भी प्रैक्टिसेस थे, जो भी प्रिसेप्ट्स थे, उसको जो है त्याग देते हैं, सच एज रिनाउंसिंग मॉन्क एंड मोनेस्टिज्म, कर्मा, रीबर्थ आफ्टर लाइफ, samsara, meditation, enlightenment, and 4 noble truths considered to be the foundation in the Buddhist tradition. It revises the ओरिजिनल बुद्धा टीचिंग्स अबाउट क्लास स्ट्रगल एंड सोशल इक्वलिटी। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 79 की तरफ। आप सभी बच्चों को पता होना चाहिए कि भगवान बुद्ध को जो है लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर ऑल द कॉम्पिटिटिव एग्जाम, वेदर यूपीएससी, यूपीपीसीएस और वन डे एग्जाम और एसएससी। चलिए हम देखते हैं, या फिर अदर स्टेट पीसीएस एग्जाम की हम बात करते हैं, तो गौतम बुद्ध को ही लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। ए वाला ऑप्शन हमारा सही। चलिए इसके एक्सप्लेनेशन को हम देख लेते हैं एक बार। जस्ट वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स। गौतम बुद्ध, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए और पता भी होगा कि भगवान बुद्ध को जो है, आप उनके बचपन का नाम जो है सिद्धार्थ था। तो गौतम बुद्ध को हम सिद्धार्थ के नाम से भी जानते हैं, गौतम के नाम से भी जानते हैं, शाक्य मुनि के नाम से भी जानते हैं, या फिर सिंपली आप कहिए बुद्ध के नाम से भी जानते हैं। गौतम बुद्ध, जिन्हें हम सिद्धार्थ, गौतम, शाक्य मुनि या फिर बुद्ध के नाम से जानते हैं, ही वॉज अ सेज ऑन हुज टीचिंग्स बुद्धिज्म वॉज फाउंडेड। ध्यान रखिए, बुद्ध के द्वारा जो भी उनकी जो टीचिंग्स थी, जो भी उनके सरमन्स थे, उसी पे आधारित जो है, उसी को बेस बना करके बुद्ध धर्म को, जो बुद्ध धर्म की नींव रखी गई। बुद्धा इज ऑल्सो प्रोमिनेंटली नोन एज अ लाइट ऑफ एशिया। तो इन्हें हम लाइट ऑफ एशिया भी कहते हैं या फिर लाइट बीम भी कहते हैं। लाइट ऑफ एशिया तो बहुत बच्चों ने नाम सुना होगा, बट लाइट बीम के बारे में नहीं सुना होगा। तो इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज़ आप लोग कहीं पर भी, जो किसी बुक में या फिर किसी कॉपी में आप इसको नोट डाउन कर लीजिए कि भगवान बुद्ध या फिर गौतम बुद्ध ऑल्सो नोन एज अ लाइट बीम। एडविन अर्नोल्ड की अगर हम बात करते हैं, इन्होंने एक बुक लिखा लाइट ऑफ एशिया, जो कि किस पे आधारित थी? भगवान बुद्ध की लाइफ पे जो है, जीवन पे आधारित ये किताब थी। उस किताब का क्या नाम था? लाइट ऑफ एशिया। एंड दिस लाइट ऑफ एशिया बुक वॉज रिटन बाय होम? इट वॉज रिटन बाय एडविन अर्नोल्ड। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 80 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 80 इज ऑल्सो रिलेटेड विद सेम स्टेटमेंट। किसे हम लाइट ऑफ एशिया कहते हैं? तो लॉर्ड बुद्धा को हम लाइट ऑफ एशिया कहते हैं, और ही इज ऑल्सो नोन एज अ लाइट बीम। एडविन अर्नोल्ड के मुताबिक जो है, उन्होंने एक बुक लिखी है लाइट ऑफ एशिया, जो कि भगवान बुद्ध के लाइफ पे ही आधारित है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 जो है परमितास से जुड़ा हुआ है। विद रेफरेंस टू द कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, विच वन द फॉलोइंग इज द करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द परमितास। तो देखिए क्या कह रहा है, अगर आप कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया के बारे में बात करते हैं, तो इसमें से जो है परमितास के बारे में जो है एक्चुअल डेफिनेशन क्या है? तो देखिए परमितास का मतलब होता है परफेक्शंस हुज अटेनमेंट
लेड टू द बोधिसत्व पाथ। तो दैट रखिए जिस परफेक्शन जिसके माध्यम से जो है आप बोधिसत्व पाथ को अचीव कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड परमिताज। परफेक्शन हुज अटेनमेंट लेड टू द बोधिसत्व पाथ। तो सी वाला ऑप्शन हमारा सही, परफेक्शन हुज अटेनमेंट लेड टू द बोधिसत्व पाथ। चलिए इसके एक्सप्लेनेशन को हम देखते हैं क्या लिखा हुआ है। परमिताज इन बुद्धिस्ट टर्म इज ट्रांसलेटेड एज परफेक्शन towards the path of becoming Buddha. The paramitas represent qualities that the bodhisattva strives to perfect in order to purify karma, kalesh and develop bodhicitta. ध्यान रखिएगा, अगर आप लोग को स्क्रीनशॉट लेना आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यूपीएससी के 2020 में क्वेश्चन में पूछा हुआ है, हो सकता है यूपी पीसीएस में जो है इस साल पूछते क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82 इज रिलेटेड टू द अभी हम लोगों ने एडविन अर्नोल्ड की बुक लाइट ऑफ एशिया के बारे में पढ़ा। लाइट ऑफ एशिया के बारे में हम लोगों ने देखा। ये पूछ रहा है ये किस पे आधारित है, तो दलित विस्तार पे आधारित है ये बच्चों। लाइट ऑफ एशिया का सब टाइटल है द ग्रेट रिनंसिएशन। इस बुक को लिखा गया था सर एडविन अर्नोल्ड के द्वारा। ललित विस्तार पर आधारित है ये। द फर्स्ट एडिशन ऑफ द बुक वॉज पब्लिश इन जुलाई 1879। दिस बुक इज बेस्ड अपॉन द कंटेंट ऑफ द ललित विस्तार। चलिए क्वेश्चन नंबर 83 की तरफ हम बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 83 क्या कह रहा है कि क्या डिफरेंस है हीनयान एंड महायान सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म में। तो हम लोगों ने देखा था कि एक जगह जो है हीनयान में बुद्ध को ग्रेट मैन कहा गया है, ग्रेट मैन कहा गया है, और वहीं महायान की अगर हम बात करते हैं यहाँ बुद्ध को जो है भगवान का दर्जा दे करके मूर्ति के रूप में इनकी उपासना की जाने लगी, यानी कि वर्शिप ऑफ गॉड एंड गॉडेस। सी वाला ऑप्शन हमारा सही है। चलिए इसके एक्सप्लेनेशन को हम देखते हैं क्या लिखा हुआ है बच्चों। अगर आप लोग को इसका स्क्रीनशॉट लेना होगा यू कैन टेक स्क्रीनशॉट। देखिए बच्चों फंडामेंटल डिफरेंस क्या है हीनयान में महायान। जस्ट वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स। चलिए द फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन हीनयान एंड महायान महायान सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म। ये किसमें क्या है कि किस प्रकार से भगवान बुद्ध को हीनयान में जहाँ ग्रेट मैन कहा गया वहीं महायान में इन्हें जो है गॉड की तरह जो पूजा जाने लगा, इनकी स्टेच्यू बना करके पूजा वर्शिप किया जाने लगा। फिर इस महायान स्टार्टेड वर्शिपिंग बुद्ध थ्रू आइडल्स ट्रीटिंग हिम एज गॉड एंड हीनयान बिलीव्स इन बुद्ध एज अ ग्रेट मैन। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 84 की तरफ हम मूव करते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन जो पूछा हुआ है कि ध्यान रखिएगा कनिष्क की ड्यूरेशन में ही बुद्ध को जो है भगवान का दर्जा दे करके उनकी उपासना की जाने लगी। क्वेश्चन नंबर 84 देखिए क्या लिखा हुआ। गौतम बुद्धा वॉज एलिवेटेड टू द पोजीशन ऑफ गॉड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ। तो देखिए क्या कह रहा है भगवान बुद्ध जो है किसके समय में, भगवान बुद्ध को किसके समय में जो है भगवान का दर्जा दिया जाने लगा। तो कनिष्क के ड्यूरेशन में जो है बुद्ध को भगवान का दर्जा दिया जाने लगा। तो बी वाला ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही है। द फोर्थ काउंसिल आप सभी को पता है फर्स्ट सेंचुरी एडी में कश्मीर के कुंदनवल में जो है कनिष्क के पीरियड में हुआ था, और यही बुद्ध धर्म को दो पार्ट में डिवाइड किया गया था, हीनयान में और महायान में। महायान में बुद्ध को जो है आप कह सकते हैं गॉड की तरह ट्रीट किया जाने लगा और उनका मूर्ति बना के उनकी पूजा की जाने लगी। हैंस गौतम बुद्धा वॉज एलिवेटेड टू द पोजिशन ऑफ गॉड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ कनिष्क। ठीक है अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ कि फर्स्ट ह्यूमन स्टैचू वर्शिप इन इंडिया वेयर दोज ऑफ। तो देखिए क्या रहा कि पहला आप कह सकते हैं ह्यूमन स्टैचू जो है किसका है जिसकी पूजा की जाने लगी, ब्रह्मा विष्णु बुद्ध एंड शिवा। तो यहाँ पे हम शिव की बात बुद्ध की बात कर रहे हैं। भगवान बुद्ध का जो है ये फर्स्ट ह्यूमन स्टैचू है वर्शिप इन इंडिया। इन इंडिया
गौतम बुद्धा was worshipped first through the idols by the Mahayana sect of Buddhism. अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। द ओल्डेस्ट स्कल्पचर ऑफ बुद्धास इज मेड इन विच स्टाइल? गंधार स्टाइल, मथुरा स्टाइल, मॉडर्न स्टाइल, गुप्ता स्टाइल। तो देखिए क्या कह रहा है कि किस स्टाइल में जो है सबसे पुराना बुद्ध का जो है आप कह सकते हैं ओल्डेस्ट स्कल्पचर जो बुद्ध का वो किस स्टाइल में है बच्चों? जब हम कुषाण की बात करते हैं, कुषाण पीरियड में जहाँ पे वेरियस स्टैचूज बनाई गई थी बुद्ध की, बोधिसत्व की, ये जो है मथुरा एंड गांधार स्टाइल में बनाई गई थी बच्चों। एज पर वी एस अग्रवाल की आप बात करते हैं तो बुद्ध की स्टैचू वे आर फर्स्ट मेड इन मथुरा स्टाइल। एज पर हेनसांग बुद्ध की स्टैचू जो है जहाँ जो कि कौशाम्बी में बनाई गई थी, बट वेरियस अदर हिस्टोरियंस गिव्स क्रेडिट टू गंधार स्टाइल। देखिए कुछ लोग जो है गंधार स्टाइल को बोल रहे हैं, कुछ लोग मथुरा स्टाइल को बोल रहे हैं। फर्स्ट स्टैचू ऑफ बुद्धा, हेंस इट कैन नॉट बी सेड कंक्लूसिवली वेयर फर्स्ट स्टैचू ऑफ बुद्धा वाज मेड। तो देखिए कुछ लोग कह रहे हैं मथुरा स्टाइल में, कुछ लोग कह रहे हैं गंधार स्टाइल में, इसलिए जो यहाँ पे क्रिस्टल क्लियर नहीं है कि किस स्टाइल में जो है पुराना सबसे पुराना ओल्डेस्ट स्कल्पचर ऑफ बुद्धा जो है बनाया गया था, यानी कि ई वाला ऑप्शन हमारा सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 87 की तरफ हम मूव करते हैं। एटी सेवन में देखिए बच्चों क्या लिखा, विच ऑफ द फॉलोइंग लेड द फाउंडेशन ऑफ आइडल वर्शिप इन द कंट्री। तो क्या कह रहा है, जैनिज्म, बुद्धिज्म, आजीवक, वैदिक रिलीजन, इनमें से किस धर्म के द्वारा जो है आइडल वर्शिप जो है हमारे देश में शुरू हुआ? तो हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं बच्चों? बुद्धिज्म की बात कर रहे हैं। बुद्धिज्म लेड द फाउंडेशन ऑफ द आइडल वर्शिप इन द कंट्री। जब फॉलोअर्स थे महायान के, प्राइमरीली इन्होंने बुद्ध की स्टैचू बना करके पूजा करना शुरू किया। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। नेम द मुद्रा which is represented by the गंधारन बुद्ध इमेज ऑफ सारनाथ सरमन फर्स्ट सरमन। तो सारनाथ फर्स्ट आप कह सकते हैं ग्रैंड गंधारन बुद्धा इमेज जो है सारनाथ फर्स्ट सरमन की, कह रहा कि इसमें से जो है कौन सी मुद्रा को रिप्रेजेंट कर रहा? अभय मुद्रा, ध्यान मुद्रा, धर्मचक परिवर्तन, भूमि स्पर्श मुद्रा। तो इसमें से कह रहा है कि कौन से मुद्रा को रिप्रेजेंट कर रहा? तो ये बच्चों धर्मचक मुद्रा को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक्सप्लेनेशन देखिए क्या लिखा हुआ है। ध्यान रखिए जब हम आप कह सकते हैं कि जब हम थ्योरेटिकल पार्ट कवर करेंगे वहाँ पे हर एक पॉइंट के बारे में जितने भी टेक्निकल टर्म्स जो हैं आपको बुद्ध धर्म से जुड़े हुए देखने को मिल रहे हैं सबके बारे में डीपली स्टडी करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं तो हर चीज़ के बारे में यहाँ पे डिस्कशन नहीं किया जा सकता है। चलिए हम देख लेते हैं इसके एक्सप्लेनेशन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 88 क्या लिखा था? नेम द मुद्रा विच इज रिप्रेजेंटेड बाय द गंधारन बुद्ध इमेज ऑफ सारनाथ फर्स्ट सरमन। ध्यान रखिए यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? धर्मचक पोस्चर की बात करते हैं। इमेज कंसिस्ट ऑफ धर्मचक पोस्चर, मेडिटेशन पोस्चर, अभयम पोस्चर एंड वरद पोस्चर्स ऑफ द गौतम बुद्ध। गांधारन बुद्धा इमेज वॉज इंस्पायर्ड बाई हेलेनिस्टिक रियलिज्म टेम्पर्ड बाई पर्शियन, साइथियन एंड पार्थियन मॉडल्स। मेन ऑफ सब्जेक्ट था आर्ट का वो जो है भगवान बुद्ध की लाइफ पे ही आधारित है। तो इमेज जो है इसमें धर्मचक्र पोस्चर दिया हुआ है बच्चों। उसके बाद जो आप कह सकते हैं मेडिटेशन पोस्चर भी दिया हुआ है, अभय पोस्चर भी दिया हुआ है, वरद पोस्चर्स ऑफ द गौतम बुद्धा दिया हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 89। द स्टैंडिंग स्टैचू ऑफ गौतम बुद्धा वॉज बिल्ट इन विच पीरियड? तो कह रहा गुप्ता पीरियड में, कुषाण पीरियड में, मौर्यन पीरियड में, या फिर जो गुप्तोत्तर पीरियड में, किस पीरियड में गौतम बुद्ध की जो स्टैचू है वो एक आप कह सकते हैं एक स्टैंडिंग स्टैचू बनाई गई थी गौतम बुद्ध की? तो यहाँ पे हम कुषाण पीरियड की बात करें, कुषाण काल की बात कर रहे हैं। भारत में जो है गंधार स्टाइल ऑफ आर्ट जो है कुषाण के टाइम में ही फ्लरिश हुआ। पर्टिकुलरली कनिष्क की जब हम बात करते हैं जो कि ग्रेटेस्ट कुषाण रूलर था, वॉज अ ग्रेट पैट्रन ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर।
इट वॉज ड्रीम हिज ड्रीम, यानी कि हम किसकी बात कर रहे हैं, कनिष्क की बात कर रहे हैं। गंधार स्कूल जो है आर्ट का, गंधार स्कूल ऑफ आर्ट वॉज फ्लरिश्ड। वो सिटिंग स्टैचू, सिटिंग पोस्चर में यानी स्टैंडिंग पोस्चर में जो स्टैचूज जो है मथुरा स्कूल में बनाई गई। कुशान, देखिए मथुरा स्कूल, गांधार स्कूल ऑफ आर्ट, इन सभी के बारे में हमको पढ़ना बाकी है अभी। यहाँ पे हम PYQs कर रहे हैं तो बहुत ही डीप में हम यहाँ पे नहीं देख सकते। द कुशान आर्ट ऑफ गंधारा इज मेनली known for the wealth of sculptures recovered from the numerous Buddhist stupas and monasteries. बच्चों लोग क्वेश्चन नंबर 91 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 देखिए क्या कह रहा है। सारनाथ बुद्ध इमेज ऑफ भूमि स्पर्श मुद्रा बिलोंग्स टू, तो कह रहा कि सारनाथ बुद्ध इमेज जो है भूमि स्पर्श मुद्रा की किससे बिलोंग कर रही है, मौर्य पीरियड से, शुंग पीरियड से, कुषाण पीरियड से या फिर गुप्त पीरियड से। तो गुप्त पीरियड यानी कि गुप्त काल से जो है सारनाथ भूमि इमेज जो है भूमि स्पर्श मुद्रा की बिलोंग कर रही है। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं ये जो मुद्रा है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, स्टीड फास्टनेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ध्यान बुद्ध अक्षोभ्य also is associated, ध्यानी बुद्ध अक्षोभ्य also associated with the earth witness mudra and he was immovable in keeping a vow never to feel anger or disgust others। उसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ है इस मुद्रा, इस भूमि स्पर्श मुद्रा के बारे में अगर हम बात करते हैं, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। The mudra also symbolizes the union of skillful means उपाय symbolized by the right hand touching the earth and wisdom। देख सकते हैं आपकी right hand touching the earth and wisdom, ये प्रजन्य को शो कर रहा है। एंड सिम्बलाइज लेफ्ट हैंड जो, जब इस आप इमेज को देखेंगे तो भगवान बुद्ध का जो लेफ्ट हैंड है वो लैप में है, वो मेडिटेशन पोस्चर को शो कर रहा है। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 92 की तरफ। फटाफट हम चीज़ों को कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं बच्चों, क्योंकि ये लास्ट सेशन होगा हमारा बुद्ध धर्म से जुड़ा हुआ। विद रेफरेंस टू द कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग पेयर। पहला पॉइंट लिखा हुआ है परिव्रजक, क्या इसका मतलब रिनेंसेंट एंड वेंडरर है। दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है श्रमण, क्या इसका मतलब प्रीस्ट विद हाई स्टेटस है। तीसरा पॉइंट लिखा हुआ है उपासक, क्या इसका मतलब ले फॉलोवर ऑफ बुद्धिज्म है। तो जो बच्चों पहला पॉइंट लिखा हुआ परिव्रजक, जिसका मतलब दिया हुआ रिनेंसेंट एंड वेंडरर, एंड द लास्ट पॉइंट हमारे पास ये उपासक, इसका मतलब ले फॉलोवर ऑफ बुद्धिज्म, बुद्धिज्म के जो ले फॉलोवर हैं उन्हें उपासक कहा गया। यानी कि पहला और तीसरा पॉइंट जो है यहाँ पे हमारा करेक्ट है, यानी कि बी वाला ऑप्शन हमारा सही है। चलिए इसके एक्सप्लेनेशन को एक बार देख लेते हैं हम लोग। उपासक का मतलब जो है ध्यान रखिएगा ले फॉलोवर ऑफ बुद्धिज्म है, ये मॉन्क्स की हम यहाँ पे बात नहीं कर रहे हैं। ले फॉलोवर ऑफ बुद्धिज्म जो है वो उन्हें उपासक कहा गया। वहीं जब हम परिव्रजक की बात करते हैं तो उसका मतलब होता है मेल रिनेंसेंट एंड वेंडर। वहीं बुद्धिस्ट भिक्खु इज प्राइमरली परिव्रजक। श्रमण की अगर हम बात करते हैं इज अ वैंडरिंग मॉन्क इन सर्टेन एस्थेटिक ट्रेडिशन। ध्यान रखिएगा श्रमण का मतलब होता है वैंडरिंग मॉन्क इन सर्टेन एस्थेटिक ट्रेडिशन इंक्लूडिंग जैनिज्म, बुद्धिज्म एंड आजीविकिज्म। चलिए क्वेश्चन नंबर 93 की तरफ हम मूव करते हैं, फटाफट हम चीजों को कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 93 देखिए बच्चों क्या लिखा हुआ है। सारनाथ बुद्ध इमेज ऑफ भूमि स्पर्श मुद्रा बिलोंग्स टू, अभी मुझे अब यहाँ पे मुझे आपको नहीं बताना पड़ेगा, क्योंकि अभी क्वेश्चन नंबर 92 में हम लोगों ने पढ़ा कि जो भूमि स्पर्श मुद्रा वाली इमेज है भगवान बुद्ध की सारनाथ में, वो गुप्ता पीरियड से ही बिलोंग करती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 94 की तरफ हम मूव करते हैं, जल्दी जल्दी चीजों को कंप्लीट करेंगे। देखिए क्या कह रहा, कुशीनगर वॉज द कैपिटल ऑफ मल रिपब्लिक। क्या कुशीनगर जो है मल रिपब्लिक की कैपिटल थी। देखिए एसेशन और रीजन के फॉर्म में ये क्वेश्चन आपके सामने है। कुशीनगर वॉज द कैपिटल ऑफ मल रिपब्लिक, तो हाँ ये पॉइंट जो है ये पहला वाला सही है। दूसरा पॉइंट लिखा है लॉर्ड बुद्धास महापरिनिर्वाण टुक प्लेस इन कुशीनगर, रीजन भी सही है, बट क्या कह रहा है कि रीजन जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन है इसका, आप कह सकते हैं एसेशन का। तो ध्यान रखिए बच्चों
बोथ ए एंड आर आर ट्रू, अपनी अपनी जगह ये दोनों स्टेटमेंट सही है कि कुशीनगर जो है कैपिटल थी मल रिपब्लिक की, और भगवान बुद्ध को जो है महापरिनिर्वाण कुशीनगर में प्राप्त हुआ था, यानी कि इनकी मृत्यु जो है कुशीनगर में हुई थी। बोथ स्टेटमेंट्स यानी कि बोथ ए एंड आर आर करेक्ट, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द सेशन, यानी कि देखते हैं हम क्या लिखा हुआ, कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। देखिए बी वाला ऑप्शन हमारा सही है, दोनों के दोनों सही है अपनी अपनी जगह पे, बट आर जो है इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं बच्चों। अब हम क्वेश्चन नंबर 96 की तरफ मूव करते हैं। In the Mahayana Buddhism, the Bodhisattva अवलोकितेश्वर वॉज ऑल्सो नोन एज। अब देखिए क्या कह रहा है, महायान बुद्धिज्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर किस और नाम से जाने जाते हैं, यानी कि पद्म पानी। सी वाला ऑप्शन हमारा सही है, महायान बुद्धिज्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर जो है पद्म पानी के नाम से भी जाने जाते हैं, यानी कि सी वाला हमारा सही है। पद्म पानी मतलब लोटस बियरर की हम बात कर रहे हैं। इसमें द मोस्ट कॉमन एपिथेट ऑफ द अवलोकितेश्वर बोधिसत्व ऑफ इन्फानाइट कंपैशन। ध्यान रखिएगा पद्म पानी जो है यहाँ पे सही आंसर होगा आज का। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। क्वेश्चन नंबर 100 की तरफ मूव करते हैं। The largest and the most evolved rock cut chaitya hall of the Himalayan phase is situated at। तो देखिए क्या कह रहा है कि लार्जेस्ट एंड मोस्ट इवॉल्व रॉक कट चैत्य हॉल हीनयान फेज में जो बनवाया गया था वो कहाँ पे है, कैपिटल खोरा में है, जुनार में है, कारले में है, बेदसा में है। तो ये बच्चों कहाँ पे है, कारले में है, याद रखिएगा। चैत्या इज द लार्जेस्ट एंड मोस्ट इवॉल्व केव टेम्पल्स ऑफ द हीनयान फेज ऑफ बुद्धिज्म, जो कि कारले पुणे महाराष्ट्र में है। कारले इन द पुणे डिस्ट्रिक्ट ऑफ द महाराष्ट्र। ठीक है, आप लोग को याद हो गया होगा अब तक कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं 101 में क्या लिखा हुआ है। Which Indian Buddhist monk had been sent to China in the फर्स्ट सेंचुरी एडी। तो देखिए क्या कह रहा कि कौन जो है इंडियन बुद्धिस्ट मॉन्क है जिसको चाइना भेजा गया था फर्स्ट सेंचुरी एडी में। तो नागार्जुना को जो है चाइना भेजा जाता है फर्स्ट सेंचुरी एडी में। नागार्जुना वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी इन द कोर्ट ऑफ कनिष्क। कनिष्क के समय में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी थे। हिंग सांग कॉल्ड हिम एज वन ऑफ द वर्ल्ड्स 4 ग्रेट गार्डिंग पावर। इन द बुक माध्यमिक करिका ही हैड डिस्कस द थियोरी ऑफ रिलेटिविटी। देखिए नागार्जुना की अगर हम बात करते तो माध्यमिक करिका में जो इन्होंने थियोरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में बताया। अभी देखिए ये जो माध्यमिक करिका बुक है इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ लेता है। जब हम बुक्स के बारे में पढ़ेंगे वहाँ क्वेश्चन पूछा हुआ कि माध्यमिक करिका बुक किसके द्वारा लिखी गई है, नागार्जुना के द्वारा लिखी गई है। उसके साथ साथ एक और पॉइंट पूछा है कि थियोरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में नागार्जुना ने किस बुक में डिस्कशन किया या फिर किस बुक में बताया है। तो माध्यमिक करिका की बुक में जो है थियरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में नागार्जुना के द्वारा बताया गया है। ही इज ऑल्सो नोन एज द इंडियन आइंस्टीन। ध्यान रखिएगा नागार्जुना को इंडियन आइंस्टीन भी कहा जाता है। अकॉर्डिंग टू चाइनीज माइथोलॉजी नागार्जुना ट्रेवल टू चाइना एंड प्रीच्ड बुद्धिज्म। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं।
अगला क्वेश्चन पूछा है शून्यता, शून्यता से जुड़ा हुआ या फिर डॉक्ट्राइन ऑफ वॉइड से जुड़ा हुआ है कि ये किसके द्वारा थियरी दिया गया था शून्यता के बारे में, तो नागार्जुना के द्वारा ही ये थियरी दी जाती है, प्रोपाउंडेड बाय द बुद्धिस्ट फिलोसफर नागार्जुना। शून्यता यानी कि डॉक्ट्राइन ऑफ वॉइड की हम बात कर रहे हैं, इट वॉज प्रोपाउंडेड बाय द बुद्धिस्ट फिलोसफर नागार्जुना। ए वाला हमारा ऑप्शन सही है बच्चों। देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा, माध्यमिक करिका भी हम लोगों ने पढ़ा था जो कि नागार्जुना के द्वारा लिखी गई है। नागार्जुना's primary contribution to Buddhist philosophy was a use of concept of शून्यता और doctrine of void। फेमस लिटरेरी वर्क माध्यमिक करिका, यहीं पे जो है नागार्जुना ने बताया है। वन ऑफ द नागार्जुना मोस्ट फेमस कोटेशन ऑन एम्प्टीनेस आर और को अराइजिंग। यहाँ भी हम लोगों ने देखा था कि माध्यमिक करिका में जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में नागार्जुना ने बताया है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा हुआ, 103 क्या लिखा हुआ है, टू विच बुद्धिस्ट स्कूल डिड नागार्जुना बिलोंग। किससे, स्वतंत्रिका, देन विभाषिका, देन माध्यमिका एंड योगाचार, इसमें से चारों में से किसमें से जो है नागार्जुना बिलोंग करे, तो माध्यमिक करिका से जो है बुद्धिस्ट, माध्यमिक करिका जो बुद्धिस्ट स्कूल है, माध्यमिका जो बुद्धिस्ट स्कूल है वहां से नागार्जुना बिलोंग कर रहे हैं। चलिए बच्चों हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 104 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 104 में देखिए क्या लिखा है कि बुद्धिस्ट सेंटर ऑफ लर्निंग कौन सा है, क्या विक्रमशिला या वाराणसी या गिरनार या उज्जैन, इन चारों में से कौन सा जो है बुद्धिस्ट सेंटर ऑफ लर्निंग है। यहाँ पे हम बात करें विक्रमशिला की, विक्रमशिला जो है बुद्धिस्ट सेंटर ऑफ लर्निंग है। कुछ अदर इम्पॉर्टेंट लर्निंग सेंटर्स हैं जैसे कि नालंदा, जस्ट वेट अ फ्यू सेकेंड्स, नालंदा, विक्रमशिला, वल्लभी, ये सभी के सभी जो है बुद्धिस्ट पीरियड में कुछ इम्पोर्टेंट सेंटर्स ऑफ लर्निंग थे भारत में, नालंदा, विक्रमशिला एंड वल्लभी। जो ऑप्शन हमारे पास है उसमें से जो है विक्रमशिला सही आंसर है। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 105 की तरफ। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 105 में क्या लिखा हुआ है, Which one of the following rulers did not contribute towards the expansion of Buddhism। अब देखिए क्या कह रहा, हर्षवर्धन, कनिष्क, अशोक एंड पुष्यमित्र शुंग, इन चारों में से कौन सा रूलर ऐसा था जिसका कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं था बुद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में, तो हमारा सही ऑप्शन है पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग का कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं था एक्सपेंशन ऑफ बुद्धिज्म में। चलिए इसके एक्सप्लेनेशन को एक बार देख लेते हैं। अगर आप लोग को स्क्रीनशॉट लेना है तो यू कैन टेक स्क्रीनशॉट। पुष्यमित्र शुंग was a founder of the founder in the first rule of शुंग डायनेस्टी। शुंग एम्पायर के बारे में, शुंग डायनेस्टी के बारे में हमें पढ़ना है। उसका जो है पहला रूलर भी पुष्यमित्र शुंग ही था और आप कह सकते हैं इस शुंग एम्पायर का फाउंडर भी पुष्यमित्र शुंग ही था। पुष्यमित्र वॉज ओरिजिनली एस जनरल ऑफ द मौर्यन एम्पायर इन 185 BCE। ही असैसिनेटेड लास्ट मॉडर्न एम्पायर। देखिए 185 BCE की अगर हम बात करते हैं, पुष्यमित्र शुंग ने जो है आखिरी मॉडर्न एम्पायर के रूलर को, आखिरी मॉडर्न रूलर को जो है जिसका नाम बृहदत्त था उसकी हत्या कर दी थी और खुद को जो है पुष्यमित्र शुंग ने रूलर बना दिया था, राजा बना दिया था। बुद्धिस्ट टेक्स्ट स्टेटेड दैट पुष्यमित्र क्रूअली परसिक्यूटेड द बुद्धिस्ट। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि पुष्यमित्र शुंग का जो है किसी भी प्रकार का योगदान नहीं था बुद्धिज्म के एक्सपेंशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, which among the following state उदंतीपुर एजुकेशन सेंटर was situated। तो देखिए क्या कह रहा है कि which among the following state उदंतीपुर एजुकेशन सेंटर was situated। क्या बंगाल में, क्या बिहार में, क्या गुजरात या तमिलनाडु या फिर none of these। तो बिहार यहाँ पे हमारा सही ऑप्शन है। चलिए इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं क्या लिखा हुआ है। उदंतीपुर जिसे हम
उदंडपुरा के नाम से भी जानते हैं। अब एक और क्वेश्चन आपके सामने बन रहा है कि किस जगह को हम उदंडपुरा के नाम से भी जानते हैं। तो उदंतीपुर को हम बच्चों उदंडपुरा के नाम से भी जानते हैं। वॉज अ प्रोमिनेंट एजुकेशन सेंटर ऑफ द एंशियंट इंडिया। देख सकते हैं बच्चों, ये उदंतीपुर, जिसे हम उदंडपुरा के नाम से भी जानते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट शिक्षा का केंद्र था प्राचीन भारत में। इट वॉज सिचुएटेड इन मगध, नाउ बिहार, इंडिया। इट वॉज स्टैब्लिश बाय द पाला एम्परर गोपाला फर्स्ट। तो देख सकते हैं उदंतीपुरा को जो स्टैब्लिश करने वाला कौन था, पाला एम्परर का नाम क्या था, गोपाला। गोपाला ने जो है इस उदंतीपुरा को जो है स्टैब्लिश किया था। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वल्लभी गुजरात, सीधे याद रखिएगा, वल्लभी वल्लभी गुजरात, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन पूछ रहा है कि वल्लभी यूनिवर्सिटी कहाँ पे सिचुएटेड है, बिहार में, उत्तर प्रदेश में, बंगाल में या गुजरात में। गुजरात में जो है वल्लभी यूनिवर्सिटी सिचुएटेड है। वल्लभी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ द बुद्धिस्ट लर्निंग वॉज सिचुएटेड इन गुजरात। बहुत इंपॉर्टेंट है ये वल्लभी गुजरात, ध्यान रखिएगा। इट इज ऑल्सो नोन एज वल्लभीपुरा एंड वॉज द कैपिटल ऑफ एंशिएंट मैत्रिक डायनेस्टी। मैत्रिक वंश का जो है ये राजधानी था वल्लभीपुरा, जिसे हम वल्लभी भी कहते हैं। ये गुजरात में सिचुएटेड है। नालंदा यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ देखिए क्या क्वेश्चन पूछ रहा। नालंदा यूनिवर्सिटी वॉज फाउंडेड ड्यूरिंग द डायनेस्टी ऑफ, तो देखिए क्या कह रहा है कि नालंदा यूनिवर्सिटी जो है किसके समय में, किस रूलर या फिर किस वंश के समय में इसकी स्थापना की गई थी। मौर्य वंश के समय में, कुषाण या फिर गुप्त या फिर पाला, किस वंश के समय में नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई थी। तो हमारा सही आंसर क्या है बच्चों, गुप्त वंश के समय में नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई थी। नालंदा एक इट वॉज अ लार्ज बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री इन द एंशिएंट किंगडम ऑफ मगध, जिसे आज के समय में हम बिहार के नाम से जानते हैं। हिस्टोरियंस की अगर हम बात देखें, हिस्टोरियंस के मुताबिक नालंदा हिस्टोरियंस ने जो नालंदा को एज अ यूनिवर्सिटी डिस्क्राइब किया। नालंदा फ्लरिश्ड अंडर गुप्ता एम्पायर एंड वॉज फेमस फॉर बुद्धिस्ट रिलीजियस फिलोसफी। तो हम लोगों ने क्या देखा, नालंदा यूनिवर्सिटी वॉज फ्लरिश ड्यूरिंग द गुप्ता एम्पायर। याद कर लीजिए, वल्लभी गुजरात, नालंदा गुप्ता वंश के समय में। और जब हम वल्लभी की बात कर रहे थे, वल्लभी जो है वल्लभीपुरा है, ये जो है एंशिएंट आप कह सकते हैं मैत्रिक वंश जब था, मैत्रिक वंश में जो है वल्लभी वहाँ की राजधानी थी। और इसी वल्लभी को हम जो है वल्लभीपुरा के नाम से उस समय जाना करते थे। चलिए मूव करते क्वेश्चन नंबर 109 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 109 देखिए बच्चों क्या लिखा हुआ है कि हु वॉज द फाउंडर ऑफ द नालंदा यूनिवर्सिटी। अभी हम लोगों ने नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में पढ़ा। ये जो एक लार्ज बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री है इन द एंशिएंट किंगडम ऑफ मगध, मगध में जो है लार्ज बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री है। हिस्टोरियंस ने जो है इस नालंदा को नालंदा एज अ यूनिवर्सिटी डिस्क्राइब किया है। ठीक है, गुप्ता एम्पायर के समय में जो है ये फ्लरिश होता है। और उस समय जो गुप्ता एम्पायर की हम बात कर रहे हैं, ये इसका फाउंडर कौन था इस नालंदा यूनिवर्सिटी का, कुमार गुप्त वॉज द फाउंडर ऑफ द नालंदा यूनिवर्सिटी। चलिए इसके एक्सप्लेनेशन को हम देखते हैं क्या लिखा हुआ है इसके एक्सप्लेनेशन में। अगर आप लोग को स्क्रीनशॉट लेना है बच्चों तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए, नालंदा यूनिवर्सिटी वॉज द वर्ल्ड फेमस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी फाउंडेड इन 450 AD। अब ये भी ध्यान रखिएगा, नालंदा यूनिवर्सिटी का स्थापना जो है 450 AD में किया गया था ड्यूरिंग द रीन ऑफ द कुमारगुप्त। कुमारगुप्त के समय में जो इस नालंदा यूनिवर्सिटी की जो है स्थापना की गई। द ग्रेट आर्कियोलॉजिस्ट अलेक्जेंडर कनिंघम आइडेंटिफाइड दिस साइट एज नालंदा यूनिवर्सिटी इन 1915 टू 16। ये भी याद रखिएगा कि किस आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा, वो कौन रहता है जिसके द्वारा नालंदा यूनिवर्सिटी के साइट को जो आइडेंटिफाई किया था 1915 से 16 के बीच में। अलेक्जेंडर कनिंघम की हम बात कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है अलेक्जेंडर कनिंघम। उसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ है, वाई वॉज नालंदा यूनिवर्सिटी फेमस इन द वर्ल्ड। नालंदा यूनिवर्सिटी क्यों विश्व में फेमस है, मेडिकल साइंस के लिए, फिलोसफी के लिए, बुद्धिस्ट रिलीजियस फिलोसफी के लिए या फिर केमिकल साइंस के लिए। तो सी ऑप्शन हमारा सही है, बुद्धिस्ट रिलीजियस फिलोसफी के लिए नालंदा यूनिवर्सिटी फेमस है विश्व में। तो सी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 113 की तरफ मूव करते हैं बच्चों।
थोड़े से क्वेश्चन और रह गए हैं। एज सुन एज पॉसिबल मैं कोशिश कर रही हूँ कि चीज़ों को बाइंड अप कराने की, बुद्ध धर्म को। देखिए क्या लिखा हुआ क्वेश्चन, नव नालंदा महावीर महाविहार इज फेमस फॉर, तो ये फेमस है पाली रिसर्च सेंटर। पाली रिसर्च सेंटर के लिए नव नालंदा महाविहार फेमस है। नव नालंदा महाविहार इज फेमस फॉर पाली रिसर्च सेंटर, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। चलिए इसके आंसर को देखते हैं क्या लिखा हुआ है। देखिए बच्चों सी वाला ऑप्शन हमारा सही है। इन 1951 द नव नालंदा महाविहार, अ मॉडर्न डे सेंटर for Pali and Buddhism, was founded by the government of Bihar near the ruins of ancient Nalanda. चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो रिपीटेड क्वेश्चन है बच्चों अब उन्हें हम छोड़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 116 की तरफ मूव करते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉमन बिटवीन बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। अहिंसा, अहिंसा कॉमन है बुद्धिज्म और जैनिज्म में, इन डिफरेंस टू वेदास। एंड थर्ड लिखा हुआ सेल्फ मोटिफिकेशन, एंड डी लिखा हुआ रिजेक्शन ऑफ रिचुअल्स। सेल्फ मोटिफिकेशन इज नॉट कॉमन बिटवीन बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग। अब हम लोग देखेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 118। चलिए देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 118 क्या लिखा हुआ, बोथ जैनिज्म एंड बुद्धिज्म बिलीव दैट। अब देखिए क्या लिखा, फिलोसफी ऑफ कर्मा एंड ट्रांसमिग्रेशन ऑफ द सोल वर करेक्ट, salvation could be possible only after death, both man and woman could attain salvation, and D लिखा middle course of life was the best one। तो देखिए जो लिखा हुआ है कि क्या जैनिज्म और बुद्धिज्म की हम यहाँ पे बात करें, दोनों के दोनों किस में बिलीव करते थे, इन द फिलोसफी ऑफ कर्मा एंड ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल वर्क करेक्ट, ये सही है। बुद्धिज्म और जैनिज्म की अगर बात करते हैं तो कंसेप्ट ऑफ कर्मा में ये इनका जो है बिलीव था। इनका कहना था कि जो हमारे जो पास्ट एक्शंस हैं वो हमारे प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों पे जो है इफेक्ट करते हैं। वन कुड डू एवल इन हिज लाइफ एंड बी बॉर्न रीबॉर्न एज अ वॉर्म इन द नेक्स्ट लाइफ। तो देखिए इस एक्सप्लेनेशन को हम देखते हैं क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। बोथ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म बिलीव इन द कंसेप्ट ऑफ कर्मा, ये हम लोगों ने देख लिया। और जो भी हमारे पास्ट के एक्शन है वो हमारे प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों पे इफेक्ट डालते हैं। ठीक है, ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हो चुका है बच्चों। देखिए हम प्रीवियस क्वेश्चन कंप्लीट कर रहे हैं और आने वाले समय में जो जैसे ही हमारा एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम लोग जो है थियोरेटिकल पार्ट, मेडिवल, मॉडर्न, एंशिएंट, मेडिवल एंड मॉडल, तीनों के जो थियोरेटिकल पार्ट को कवर करेंगे। अब देखिए क्या लिखा है, वन कुड डू एवल इन दिस लाइफ एंड बी
reborn as a worm in the next life. Similarly, afflictions in this life are often explained away as the effect. देखिए सिंपली मीन्स आप अच्छा करेंगे तो अच्छा जन्म लेंगे, आप बुरा करेंगे तो आप बुरा जन्म लेंगे. बोथ ऑफ देम बिलीव इन द फिलोसफी ऑफ कर्मा एंड रीबर्थ. रीबर्थ तो होना ही होना है. अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है कि एसेशन की अगर हम बात करते हैं, रिजेक्टेड द कंसेप्ट ऑफ रीबर्थ. बुद्धिज्म की अगर फिलोसफी की हम बात कर रहे हैं, क्या रीबर्थ के बारे में बुद्धिज्म में नहीं लिखा हो बच्चों? बुद्धिज्म में रीबर्थ के बारे में लिखा हो. वही कहा गया है कि पास्ट का जो भी हमारा एक्शन है वो हमारे प्रेजेंट और फ्यूचर पे दोनों इफेक्ट डालता है. आप आज जो है अच्छा कर्म करेंगे तो अगले जन्म में जो है आप अच्छा जन्म पाएंगे, अच्छा जन्म पाएंगे. और देखिए दूसरा क्या लिखा, रीजन लिखा सोल इज मॉर्टल. तो क्या डी ये रीजन सही है? तो बच्चों रीजन जो है करेक्ट है, यानी कि एसेशन क्या है, फॉल्स है, एंड रीजन जो है ट्रू है. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे रिबर्थ की बात की गई है बुद्धिज्म में. चलिए इसके एक्सप्लेनेशन को हम देखते हैं क्या लिखा हुआ है. प्रतीय समुत्पाद is the essence of Buddhist teaching. Invincibility of Vedas and immortalization of the soul propounded by Brahman ग्रंथ्स was in. चलिए छोड़िए, इतना हमें वो क्या कहते हैं एक्सप्लेनेशन में नहीं जाना है. हमें बस इतना जानना है कि बुद्धिज्म में जो है रीबर्थ की बात कही गई है और थियोरी ऑफ कर्मा की बात कही गई है. ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 121 की तरफ. बस आई थिंक 5 मिनट और लगेगा, हमारा जो है ये बुद्ध धर्म वाला जो टॉपिक है कंप्लीट हो जाएगा. देखिए क्वेश्चन नंबर 121 में क्या कह रहा है, अनंत अनआत्मवाद नो सेल्फ इज द डॉक्ट्राइन ऑफ सांख्य, वेदांत, बुद्धिज्म और जैनिज्म. तो ये बच्चों नो सेल्फ की जो सिद्धांत की हम बात कर रहे हैं, अनआत्मवाद के सिद्धांत की, ये बुद्ध धर्म का जो है सिद्धांत है, बुद्धिज्म का सिद्धांत है. अनआत्मा या फिर अनात्मावाद, डॉक्ट्राइन दैट आत्मास और आई डज नॉट एग्जिस्ट इज अ डॉक्ट्राइन ऑफ बुद्धिज्म. ये जो है बच्चों आई मतलब क्या लिखा हुआ कि जो आत्मा है या फिर मैं हूँ वो जो है एग्जिस्ट नहीं करता. ये डॉक्टर, ये किसका सिद्धांत है? बुद्धिज्म का सिद्धांत है. चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग. क्वेश्चन नंबर 123 देखिए बच्चों क्या लिखा हुआ है. who has propounded the doctrine of momentariness. तो ये किसके द्वारा जो है ये सिद्धांत दिया गया, डॉक्ट्राइन ऑफ मोमेंट्रीनेस. ये बच्चों बुद्ध के द्वारा सिद्धांत दिया गया था. डॉक्ट्राइन ऑफ मोमेंट्रीनेस वॉज प्रोपाउंडेड बाय बुद्ध. भगवान बुद्ध के द्वारा जो है इस सिद्धांत को दिया गया है. ये जो है सिद्धांत बुद्ध धर्म में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. इस सिद्धांत के माध्यम से बुद्ध एक्सपाउंडेड द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इम्परमानेंस. ठीक है, hope so each and every point is clear to all of you. चलिए बच्चों आज के सेशन को हम यहीं पे लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बिकॉज रिमेनिंग क्वेश्चन जो है रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार उन्हें नहीं रिपीट किया जाएगा. लास्ट क्वेश्चन है ये बुद्धिज्म से जुड़ा हुआ. उसके बाद जो है हम जैन धर्म को पढ़ेंगे. देखिए क्वेश्चन क्या लिखा, विच फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म वॉज प्रोमिनेंट ड्यूरिंग द सल्तनत पीरियड. बुद्ध धर्म कह रहा है कि कौन सा जो है फॉर्म है बुद्धिज्म का, ये जो है प्रोमिनेंट था सल्तनत पीरियड में. थेरवाद, हीनयान, वज्रयान या फिर तंत्रयान. यहाँ पे हम वज्रयान की बात करें. मेडिवल पीरियड, सल्तनत पीरियड यानी कि हम जो है बच्चों मेडिवल पीरियड की बात करें. इन द मेडिवल पीरियड वज्रयान सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म वाज मोस्ट प्रोमिनेंट. तो देखिए क्या कह रहा है, मेडिवल पीरियड में जो है वज्रयान जो सेक्ट था बुद्धिज्म का जो एक हिस्सा था वज्रयान, ये जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था. वज्रयान मोस्टली फ्लरिश इन द 8th century. द प्रिंसिपल ऑफ वज्रयान इज फाउंड इन मंजूश्री मूल कल्प एंड गोह समाज में जो है ये बहुत ही ज़्यादा
फ्लरिश था, क्या चीज़ वज्रयान। चलिए बच्चों, आज का जो है हमारा टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। उसके बाद नेक्स्ट सेशन में हम लोग जैन रिलीजन के बारे में पढ़ेंगे। जैन धर्म के बारे में अगले सेशन में हम पढ़ेंगे। चलिए आज इस सेशन को हम यहीं पे बाइंड अप करते हैं। जस्ट वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स। ये हमारा आज का जो है लास्ट क्वेश्चन था बुद्ध धर्म से जुड़ा हुआ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जहाँ पे हम जैन रिलीजन से लेकर के पढ़ेंगे। देखिए बच्चों, 4 सेशंस आप लोग को प्रोवाइड किए गए बुद्ध धर्म से जुड़े हुए। उन चारों सेशंस को सुनना बहुत ही ज़रूरी है। एक बार आप ये चारों वीडियोस जो है बुद्धिज्म से जुड़ा हुआ देख लेंगे, उसके बाद कहीं भी कोई भी क्वेश्चन आपका जो है गलत नहीं होगा। एंड इससे जुड़ा जो थियोरटिकल पार्ट है, जो भी कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं बुद्धिज्म से जुड़े हुए, उसको हम थियोरी पार्ट में एज सुन एज पॉसिबल हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेंगे। थियोरी पार्ट पे जो है हम आएंगे। चलिए सेशन को यहीं पे बाइंड अप करते। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट विशेस फॉर योर कमिंग एग्जाम। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।